नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से बीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म में जो परमानेंट मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किए थे उसमें लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 2 की। तो लेक्चर नंबर 1 में जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा था आपका, तो उसी में थोड़े से और टर्म्स यहाँ पर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो देखो बच्चों, ये जो टर्म है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इस परमिएबिलिटी को आपको एक तरह का प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल के रूप में जानना है। इसका मतलब हुआ कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, किस चीज की एबिलिटी भाई? टू परमिट द पासिंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, परमिशन देता है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की वैसी एबिलिटी है जिसके अनुसार या जिसके आधार पर वो परमिशन देता है कि इसके थ्रू, खुद इस मटेरियल के थ्रू कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कहते हैं उसको? परमिएबिलिटी, मतलब पास करने की एबिलिटी, पास होने देने की एबिलिटी, ऐसे कह सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने से होते हुए पास होने देने की एबिलिटी क्या कहलाएगी? परमिएबिलिटी। ठीक, इसका सीधा सा मतलब हुआ द मोर इज वैल्यू ऑफ म्यू, जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा द मोर इजिली एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा थ्रू द मटेरियल। जितना ज्यादा वैल्यू ऑफ म्यू होगा द मोर इजिली एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू द मटेरियल। फोर्सेस पास थ्रू द मटेरियल। जितना ज्यादा म्यू का वैल्यू होगा तो हम कहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मटेरियल के थ्रू पास कर सकता है, मतलब उतना ज्यादा वो परमिएबल होगा, उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी टू शो मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस तरह की बात होगी। द डिग्री या एक्सटेंट, किस हद तक, टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और परमिएट, इस तरह से भी वर्ड यूज करते हैं, पेनिट्रेट और परमिएट ए मटेरियल। किस हद तक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकता है, उसके थ्रू होके गुजर सकता है, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो किस हद तक, मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किस हद तक वो पेनिट्रेट कर सकता है या परमिएट कर सकता है, मतलब मटेरियल के थ्रू गुजर सकता है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, म्यू आर। ठीक है, तो म्यू आर को आप ज्यादातर मैथमेटिकली समझिए तो ज्यादा बेटर है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कुछ होगा म्यू की वैल्यू, टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट। ठीक है, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट को जो है उसी को आपको कहना है म्यू आर। ठीक है, अब देखिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि कहीं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको मौजूद है, बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मौजूद है, और आपने इसमें अगर कोई मटेरियल रखा हुआ है, जैसे देखिए ये आपने कोई मटेरियल रखा हुआ है। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो यहाँ से गुजर रहा है, ये इस मटेरियल से होते हुए कितना अच्छा गुजर सकता है। हो सकता है इसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है ये आसपास के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो अभी बाहर से गुजर रहे थे, वो हो सकता है मटेरियल के अंदर से गुजरना शुरू कर दे। इसका मतलब क्या होगा? ये हाईली परमिएबल है, मतलब इसकी परमिएबिलिटी काफी हाई होगी, और इसीलिए हम कहेंगे इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी काफी हाई रहेगी। और अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स इससे होके गुजरना नहीं चाहता, दूर से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, तो इसे हम कहेंगे भाई इसकी म्यू वैल्यू तो बहुत कम है, म्यू आर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी उस केस में, है ना। और जितना ये बाहर है उतना ही अंदर भी अगर है तो हम कहेंगे कि हाँ चलो फिर तो इसकी म्यू आर की वैल्यू 1 है, जितना एयर में पास कर रहा था उतना ही मटेरियल के थ्रू भी पास कर रहा है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन्हीं सब के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू म्यू आर भी आपके डिफाइन किए गए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग शुरू से देखते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हमने कहा कि इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पासिंग ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू इटसेल्फ, अपने ही थ्रू कितना वो पास करने की एबिलिटी देता है, कितना पास करने की परमिशन देता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। जितना ज्यादा कोई भी मटेरियल परमिएबल होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ज्यादा उसके थ्रू इजिली पास कर सकते हैं, वो सबस्टांस उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है।
द डिग्री या एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट एनी मटेरियल इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म बहुत अच्छा है कि अगर सब्सटेंस का अपना म्यू डिवाइडेड बाय एयर का म्यू नॉट, अगर आप इसको रेशियो कर लो तो जो आएगा उसी को आप रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलेंगे। एयर में क्या होगा या वैक्यूम में क्या होगा, जितनी लाइंस ऑफ फोर्स है उतनी लाइंस ऑफ फोर्स ही रहेगी, है ना, उसमें ना बढ़ोतरी होगी ना कुछ कमी आएगी। लेकिन जब आप कोई मटेरियल डाल देते हो तो फिर बाहर के भी लाइंस ऑफ फोर्स वो मटेरियल के थ्रू होकर के गुजरना शुरू कर देते हैं, तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो स्ट्रॉन्गर बन सकता है, ठीक है। और अगर इसने कुछ रिपेल किया तो फिर वीकर भी बन जाएगा। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये म्यू आर की वैल्यू कभी बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, और कभी कभी क्या हो सकती है तो आपका एक से कम भी हो सकता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे आप समझिएगा अच्छे से, आई होप कि अच्छे से दिख रहा हो आपको। देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका बी नॉट था, उसमें आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी मटेरियल आपने डाला और ये मान लो थोड़ा मैग्नेटिक था, तो ये क्या करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स को भी अपने अंदर से खींच लेगा। अभी जो आप दिख रहा है आपको ये वाली लाइंस ऑफ फोर्स जो बाहर से गुजर रही है, तो अगर ये मैग्नेटिक है तो ये इसको भी अंदर से ऐसे ऐसे करके गुजरने देगा, ये गायब हो जाएगी, है ना, वो अंदर से गुजरेगी। ये वाली भी जो लाइंस है तो ये इस तरह से अंदर के थ्रू अंदर से होके पास करेगी। तो अंदर में ये जो लाइंस ऑफ फोर्स थे ये तो जा ही रहे थे, और भी बाहर वाले भी इसमें आकर के ऐसे पास करने लगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अंदर में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब अंदर में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस की संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी एयर के रिस्पेक्ट में। तो मतलब ये हो गया कि अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सबस्टांस ने अपने आप को भी मैग्नेटाइज कर लिया है ऐसे केसेस में। तो इन सबको डिटेल में हम लोग आगे जाकर के टाइप ऑफ मैग्नेटिक सबस्टांस में जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल हम उसका एक छोटा सा आइडिया आपको दे रहे हैं जो म्यू आर से रिलेटेड हो जाता है। तो अगर ये इसने बहुत सारी लाइंस को अपने अंदर से होकर के पास करने को अलाउ किया है तो इसका म्यू आर वैल्यू हाई हो जाएगा, एक से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर कुछ को उसने रिपेल कर दिया, आप जो अंदर से पास कर रहे थे वो अंदर से नहीं पास कर रहे हैं, वो बाहर से ही निकल जा रहे हैं कुछ कुछ, तो फिर उसका म्यू आर वैल्यू एक से कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग म्यू आर को डिफाइन कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि एक्सटेंट कितना है, डिग्री या एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट या परमिएट ए मटेरियल, पेनिट्रेट कितना कर सकता है। अब अगर अच्छा खासा पेनिट्रेट कर दिया तो म्यू आर की वैल्यू हाई हो गई, अगर कम पेनिट्रेट कर पाया बाकी बाहर से गुजर गया तो म्यू आर की वैल्यू लो हो गई, एक से कम हो गई। क्योंकि एयर में क्या होगा, वैक्यूम में क्या होगा, जितनी आ रही है उतनी ही जा रही है ना। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेरिजन करते हैं और म्यू नॉट की वैल्यू एयर वाली वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और इसका यूनिट हो गया वेबर पर एम्पियर मीटर, जो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में म्यू नॉट के यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। म्यू आर की वैल्यू एयर या वैक्यूम में आपको 1 हो जाएगी, लेकिन सॉफ्ट आयरन का जैसे केस लीजिएगा तो 8000 टाइम्स हो जाएगा। ये समझ लीजिए जितना एयर में आता है उसका 8000 गुना ज़्यादा आ जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन के केस में, हाईली हाईली परमिएबल हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए उसके मैग्नेट्स भी बनते हैं। चलिए वो सब आगे डिटेल पढ़िएगा। फिलहाल थोड़ा सा आपको और जानकारी दे दूं कि अब जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था और ये बाहर से लगा था, तो इनके रेशियो को भी अगर आप देखिएगा तो दैट इज ऑल्सो नोन एज म्यू आर, है ना। अंदर में जो स्ट्रॉन्ग क्रिएट हुआ है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, उस मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट हुआ है, जो कि बाहर वाला तो था ही था और भी इसने खींच लिया अंदर में, और ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ गए, तो एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये अंदर में बन चुका है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलेंगे अंदर में जो क्रिएट हुआ, जो इनसाइड द मटेरियल हुआ वो, ठीक है। और बी नॉट क्या था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका भी अगर आप रेशियो देखोगे तो बी अपॉन बी नॉट वो भी क्या कहलाएगा, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये मटेरियल हो गया मैग्नेटिक मटेरियल कैप्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ये रखा गया था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखा गया। दो तरह के आपको मिलते हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक होंगे तो कुछ मैग्नेटिक होंगे, नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक। जो नॉन मैग्नेटिक होंगे उसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होगी, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो सीधा सीधा अपना पास करेगा मटेरियल से, ना तो बढ़ाएगा मटेरियल के अंदर ना तो घटाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए एयर, कॉटन, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, माइका, रबर, इन सब के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो आपने यहाँ पे 1 लिखा है
तो उसमें आप ये भी डाल सकते हैं, कॉटन के लिए, ग्लास के लिए, वुड के लिए, प्लास्टिक, माइका, रबर, ईटीसी, ये सब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें लाइंस ऑफ फोर्स ना तो अट्रैक्ट होती है ना रिपेल होती है, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती है। ओके, ये ऑलमोस्ट वन। ओके, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, वो सब क्या करते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं, जिसमें म्यू आर की वैल्यू वन नहीं होगी, वन नहीं होगी, या तो वन से ज़्यादा होगी, या तो वन से कम होगी, या तो वन से बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो जब वन से कम होगी तो ऐसे सब्सटेंस का नाम हो जाता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, क्वार्ज, वाटर, एटीसी। एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, क्वार्ज, वाटर, एटीसी। तो ये सब एग्जांपल थोड़े से आपको याद रखने हैं, जहां तहाँ पूछता रहता है। म्यू आर की वैल्यू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए एक से कम होगी, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे वो इसके अंदर से पास होना नहीं चाहेंगे, कमजोर फील्ड बनेगा अंदर में, और भी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर से ही निकल जाएंगे, है ना। जो अभी सीधा जा रहा था वो इससे किनारा करता हुआ बाहर से ही निकल जाएगा। कुछ इस तरह का सिचुएशन आपका हो जाएगा। जैसे ये जो अभी अंदर से जा रहा है, ये अंदर ना जाके इसको अवॉइड करके ऐसे बाहर से निकल जाएगा। उसी तरह से नीचे में भी जो अंदर से जा रहे हैं वो सब इसके थ्रू ना जा करके इसको अवॉइड करेंगे और बाहर से ही निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, अंदर में लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी, तो अंदर का जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो बहुत कम हो जाएगा। बी बाय बी नॉट लोगे तो लेस देन वन आ जाएगा, तो इसलिए वो लेस देन वन है, तो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि थोड़ा बहुत वो अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, अंदर में लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो बाहर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ऐसे सब्सटेंस हो जाएंगे एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, प्लैटिनम, एटीसी। और फिर आपको जो कुछ मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल और उनके एलॉयज। ये सब क्या करते हैं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। जैसे आपको मैंने बताया कि सॉफ्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू 8000 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, 8000 टाइम्स आपको ज़्यादा यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएंगे, तो इसीलिए उनके तो मैग्नेट्स भी बनते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेस्ड अपॉन म्यू आर। बाकी मैग्नेटिक मटेरियल्स के रूप में एक अलग से ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, जिसमें और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में आपको क्या डिफरेंसेस हैं और उसके बारे में डिटेल्स क्या हैं, तो वो सब हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अभी बेसिक जानकारी आपको म्यू आर से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया, जो आपको यही बताया म्यू आर और म्यू के बारे में। म्यू क्या है, सब्सटेंस की अपनी एक एबिलिटी है, अपनी एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ये बताता है कि वो कितना मैग्नेटिक करेक्टर को सपोर्ट कर सकता है, वो जितना लाइंस ऑफ फोर्स को अपने थ्रू होकर के गुजरने देगा वो उतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा। सो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल है ये, जो क्या करता है, परमिशन देता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स खुद उस मटेरियल के थ्रू कितना आसानी से पास कर सकता है, ठीक है। वो उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने थ्रू गुजरने देता है या फिर उसको नहीं गुजरने देता है। ये सारी प्रॉपर्टी जिस सारी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को ही हम मटेरियल की जो ये सारी प्रॉपर्टी हुई कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने थ्रू गुजरने देगा कि नहीं गुजरने देगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देंगे, परमिएबिलिटी। ओके, सो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। और इसी को जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अब हर सब्सटेंस का मान के चलो अलग अलग आता है, तो इसको हम लोग म्यू आर के टर्म में रिलेट करते हैं, क्योंकि म्यू नॉट जो होता है उसकी अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है कि स्पेस में अगर वो है तो इतना के हिसाब से चल रहा है, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में किसी मटेरियल में कितना हुआ, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट जब कर देते हैं तो वही हो जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट वगैरह सब डिस्कस पहले ही हो चुका है। आइए अब इसमें हम लोग आगे का काम करते हैं मैग्नेटिज्म में। आइए बच्चों, आगे कुछ और टर्म्स को देख लीजिए फटाफट। अबाउट मैग्नेट्स, मैग्नेट किसको बोलना है, ए मैग्नेट इज ए मटेरियल हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट ऐसा मटेरियल होंगे जिसके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या करता है, ड्यू टू विच इट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट सम स्पेसिफिक मटेरियल्स, जिसकी वजह से इसको एक एबिलिटी आती है अट्रैक्ट करने की कुछ स्पेसिफिक टाइप मटेरियल्स, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनके ओर्स या एलॉयज, इनको अट्रैक्ट करने की इनमें प्रॉपर्टी आती है टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अपनी ओर ये मटेरियल इन आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे, मैग्नेट्स कहेंगे। सिंपल है, इसको बस लिख लेना है। ए मैग्नेट इज ए मटेरियल हैविंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच it has ability to attract some specific materials like iron, cobalt, nickel and its ores या alloys
etc towards itself. The magnetic field is invisible. ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरह ही है. मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी, मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वो सब क्या है, सो इनविजिबल है. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल जरूर है, बट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिज्म शो करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. मैग्नेट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नेचुरल मैग्नेट्स हो सकते हैं जो नॉर्मली इरेगुलर शेप में रहेंगे और स्ट्रेंथ में भी कमजोर ही रहते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं जो आप मनचाहे डिजायर्ड रेगुलर शेप के बना सकते हो और जितना स्ट्रेंथ चाहो अपना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसको बनाते हैं, है ना. उसके बारे में आगे आप डिटेल में देखिएगा. और जो हम लोग के पास होता है लैब में काम करने के लिए, बार मैग्नेट्स होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, कंपास नीडल होता है, ये सब क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है. बार मैग्नेट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में चूंकि चर्चा करेंगे, इसलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए. इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड नॉन सेपरेबल मैग्नेटिक पोल्स. हर मैग्नेट में दो पोल्स होंगे जो नॉन सेपरेबल होते हैं. आप इसको कितना भी तोड़िएगा तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ अलग साउथ अलग. तोड़ने के बाद फिर से वहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ बन ही जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड नॉन सेपरेबल मैग्नेटिक पोल्स, जो एक को नॉर्थ बोलना है, एक को साउथ बोलना है. जो एंड नॉर्थ को पॉइंट करे उसको नॉर्थ पोल, जो एंड साउथ को पॉइंट करे उसको साउथ पोल. फ्रीली इसको जब आप हैंग करिएगा तो ये फ्री कंडीशन में हमेशा नॉर्थ साउथ को पॉइंट करेगा. तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है उसको कहेंगे कि नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ को पॉइंट कर रहा है उसको कहेंगे साउथ पोल. The poles are not exactly at the ends and the distance between the poles of a bar magnet is known as magnetic length of a magnet. ये थोड़ा important है, ध्यान देंगे कि पोल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते, एंड से थोड़ा पीछे रहते हैं. एंड से थोड़ा पहले ही आपको आ जाएंगे पोल्स जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है. उनकी जो बीच की लंबाई होगी उसको 2L से हम लोग डिनोट करते हैं, 2 इंटू स्मॉल एल. मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए मैग्नेट कहलाता है यही, या फिर इफेक्टिव लेंथ भी कभी कभी कहते हैं, जो कि कम होगा इसके ज्योमेट्रिक लेंथ से, जिसकी जो इसकी एक्चुअल लंबाई है मैग्नेटिक बार की वो कैपिटल LG मान लो, तो इससे कम होगा. ठीक है, 2L. कितना कम होगा जनरली देखा जाता है, ये 2L जो होता है 5/6 टाइम्स LG, 6 भाग में 5 भाग के बराबर होता है ये वाला दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2L. जब सस्पेंडेड किया जाता है फ्रीली तो ऑलवेज पॉइंट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. और जैसा कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कहाँ पे, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू. देखिएगा कहीं कहीं पूछता है कि रिपल्सन इज श्योर टेस्ट है या अट्रैक्शन श्योर टेस्ट है. तो जवाब दीजिएगा रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताने में भी और फॉर मैग्नेटिज्म के लिए भी. क्योंकि क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज है, आप दूसरा बॉडी जो चार्ज नहीं है उसके पास भी ले जाओगे तो वो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है इंडक्शन के थ्रू. ठीक है, आप जानते हैं कि कंघी वगैरह को आप, जैसे कि सूखी कंघी को आप बाल में रगड़े और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाए. कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी कंघी ने उसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपके कॉम में क्या था, जो चार्ज जो था उसने क्या किया, इंडक्शन के थ्रू पेपर के ऊपर में अपोजिट चार्ज को क्रिएट किया वहाँ पे इंडक्शन के थ्रू, और उसकी वजह से अट्रैक्शन हो गया. सो अट्रैक्शन आपका श्योर टेस्ट नहीं होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज के लिए. एक ऑब्जेक्ट पर तो हो सकता है लेकिन दूसरे पर आपको है कि नहीं है उसका पता नहीं चलेगा. तो दोनों पर है कि नहीं चार्ज, इसका पता ठीक से तभी चलेगा जब रिपल्सन होगा. उसी तरह से दो मटेरियल में मैग्नेटिज्म है, दोनों मैग्नेट है कि नहीं इसका पता तभी चलेगा जब आप वहाँ पे रिपल्सन को शो करोगे. जैसे कि आपके पास अगर एक सिंगल मैग्नेट है और आप अगर कोई लोहे का टुकड़ा लाओगे तो वो नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट हो जाएगा, वो साउथ पोल से भी अट्रैक्ट हो जाएगा. लोहे का टुकड़ा जो अपने आप में है वो कोई मैग्नेट नहीं है, वो तो जस्ट एक सबस्टांस है, तो ये तो मैग्नेट नहीं है ना. लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि दो सबस्टांस है हमारे पास, क्या दोनों मैग्नेट्स हैं, तो जब तक वो रिपल्सन ना शो करे तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि दोनों मैग्नेट है. अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रहा है इसका मतलब कोई एक ही उसमें मैग्नेट है, दूसरा जो है आपका वो मैग्नेट नहीं है. इसलिए यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं. तो आप कह सकते हैं रिपल्सन इज योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज भी होगा और मैग्नेटिज्म भी होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आइए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब, थोड़ा सा ज़रूरी कभी कभी पूछ देता है 2-4 नंबर के लिए कि इनके बारे में लिखिए. तो जान लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको जानना है. तो दीज आर ऑल्सो इमेजनरी लाइन्स. जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमेजनरी कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से ये भी इमेजनरी लाइन्स है.
विच कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं, देखिए इसको। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऑफ ए मैग्नेट फ्रॉम फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स ऑलवेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता था, जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो टर्मिनेटिंग बिहेवियर का होता था, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो भी मैग्नेट से निकलेंगे ये क्लोज लूप बनाएंगे, कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ है, यहाँ से आपका लाइन्स ऑफ फोर्स निकला और इस तरह से साउथ में एंट्री किया, नॉर्थ से बाहर निकलेगा साउथ में इंटर करेगा, बाहर आउटसाइड द मैग्नेट, और अगर मैग्नेट के अंदर में देखोगे तो फिर साउथ से नॉर्थ जाते हुए ये क्लोज लूप बना लेता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर आप टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, यहाँ पर अगर आपको निकालना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, तो लाइंस ऑफ फोर्स आपको पता है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये इस पी पॉइंट के लिए बीपी का काम कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट। यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही कुछ करते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वहाँ पर आप टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। दी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्लोज होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजनेस काफ़ी बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सराउंडिंग में, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा, यहाँ पर गैप्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ कमज़ोर होगा, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। और जितना ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगे, हम कहेंगे उतना ज़्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ भी देख सकते हैं बाहर में लाइंस ऑफ फोर्सेस कम एरिया को, मतलब दूर दूर है, यहाँ पे काफ़ी नज़दीक है, तो अंदर में फील्ड की वैल्यू काफ़ी हाई होगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये लोग कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं लूप बनाया है, सब सेपरेट, कोई किसी को टच या कट नहीं करेगा। तो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे डू, देखिए ऐसे भी रखे हुए हैं तो आपको कट नहीं करना है, ये रिपल्सन का बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको कट किया तो फिर वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे। जहाँ भी वो कट करेगा, मान लीजिए कि अगर वो कट कर देता है इस तरह से, उसका इधर आ गया, इसका इधर हो गया, तो इस पॉइंट पर इस वाले लाइन के हिसाब से इधर डायरेक्शन होगा, इस वाले के हिसाब से इधर डायरेक्शन होगा। तो किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में भी ऐसा ही कुछ था कि वहाँ भी कट नहीं होते थे, यहाँ भी कट नहीं होगा, तो वुड नॉट बी यूनिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट आप देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट रिमेन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ, इनसाइड द मैग्नेट इटसेल्फ, अंदर में आपका साउथ से नॉर्थ चलेगा, सच दैट लूप फॉर्म्स, ठीक है, जिससे लूप आपका बना है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, इसमें आप देख सकते हो, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर सभी यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी और स्पेसिंग भी, इसका मतलब सभी जगह बराबर मैग्नीट्यूड के मैग्नेटिक फील्ड हैं और वो सेम डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कहेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों केस में यूनिफॉर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन तो एक जैसा है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ डिफरेंट हो रहा है, नीचे जाएंगे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिंग तो एक जैसी है, मतलब कि आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ तो एक जैसा होगा, लेकिन डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से एक कर्व पर है, सो डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर टेंजेंट अलग डायरेक्शन में हो जाएगा, इधर अलग डायरेक्शन में हो जाएगा। इसीलिए अब मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई भी एक चेंज होता है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का ये आपको बताया, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा और ये लूप बनाता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट पोल्स, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो नॉर्थ से निकल के साउथ में गया, फिर उसके बाद ये लाइंस कुछ इस तरह से आएंगी, तो इस तरह से लूप बनाते हुए चलेगा ऐसे करके, और कट नहीं कर सकता। और यहाँ देखिए अगर सेम टाइप के पोल्स हो, जैसे नॉर्थ पोल, तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएंगी लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, रिपेलिंग बिहेवियर का हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का भी ऐसा ही कुछ आता था, आपको याद होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन सेम पोल्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, तो आपको अक्सर ये सबसे पूछता रहता है। तो यहाँ तक जो भी था आपका बेसिक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टाइप से, आप इसको यहाँ तक अच्छे से कवर करके रखिए। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इससे आगे की बात करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वगैरह और उसके मैथमेटिकल फॉर्म्स की चर्चा होगी। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।